अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 14 जो है उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है और आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम ये ऐसा करेंगे कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स या हेल्पिंग बुक्स जो है वो मौजूद हैं। आप उन टेक्स्ट बुक या हेल्पिंग बुक से शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप वहाँ से देखेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ूँगा और उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, वो इस सेंस में कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में और हम इन तमाम 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और उसके साथ जो स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा और स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसकी जो प्रॉब्लम है या उस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा गया है उस पर आपसे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और उसमें जो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 14.1 एंड दैट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ a plane conducting loop is placed in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux a maximum? For what orientation is the flux a minimum? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि किसी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ इसकी अगर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो दिस एक्सिस इज़ एन एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ लेट्स से वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको मैंने शो किया है इस रेड वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो कहता है कि आपके पास एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है। लेट्स से कि इस तरह से आपके पास एक लूप है, दिस इज़ अ लूप और लूप जो है वो किसी भी तरह बन सकता है। एक रेक्टेंगुलर लूप बना लें आप, उसको एक सर्कुलर लूप बना लें, जैसे भी आप बना सकते हैं। ये हमारे पास एक लूप है, ये मतलब एक रेक्टेंगुलर लूप भी हो सकता है, ये हमारे पास एक सर्कुलर या एलिप्टिकल लूप भी हो सकता है, वट एवर वे। अब वो कहता है कि ये जो लूप है वो इस शेप में हो या इस शेप में, इस लूप को आप इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से रखें कि फ्लक्स मैक्सिमम हो। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे इस चैप्टर में टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, राइट। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम देन फ्लक्स इज maximum, right? And when magnetic field lines passing through a surface is minimum, then we say the flux is minimum. तो बच्चों इस लूप को आपने लेना है और इस लूप को आपने इस तरह से प्लेस करना है कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो उस फ्लक्स में से पास करें। तो बच्चों अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इस लूप को प्लेस करते हैं इस तरह से कि ये लूप जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन कि ये जो लूप है इसको आप इस तरह रखें कि ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर इस तरह हो कि तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस लूप में से पास करें। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसमें से पास करे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी इसमें से पास करे। इस तरह जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैक्सिमम जो है वो इसमें से पास करेंगी अगर ये लूप इस तरह से रखा जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इस लूप को मैंने परपेंडिकुलर रखा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसमें से पास होने वाली लाइंस मैक्सिमम हैं। अब जो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, विच मीन्स के जो इस लूप का एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा, राइट, दैट एरिया वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एरिया वेक्टर का पता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या था? एक ऐसा वेक्टर था जो किसी भी एरिया की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जैसे ये एक एरिया है तो इसकी डायरेक्शन के लिए इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो दैट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द
डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। इस तरह इस जो एलिप्टिकल लूप है इसका भी एरिया इस तरह से ही होगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि यहाँ पर दो बातें आप कह सकते हैं इसके आंसर में। इसके आंसर में एक तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द एरिया ऑफ द लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम, ये भी आंसर इसका ठीक है। या बच्चों आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इज़ पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आपने आंसर देना है वो मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने नोट कर लेना है कि व्हेन एरिया ऑफ द लूप, व्हेन एरिया ऑफ द लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, राइट। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर। या बच्चों ये कह सकते हैं कि व्हेन द एरिया वेक्टर, when the area vector is parallel, when the area vector is parallel with magnetic field B। ये भी जो दोनों आप आंसर इसके दे सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज़ इक्वल्स टू B डॉट A, और अगर इस B डॉट A को एक्सपेंड करें तो ये आता है BA कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे बच्चों जो थीटा होगा दैट मस्ट बी ज़ीरो, दैट मस्ट बी द एंगल बिटवीन बी एंड ए। वो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर ए के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो कॉस ज़ीरो क्या होता है 1। सो मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ए। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी बी टाइम्स ए। ठीक है बच्चों, ये इसका हमने आधा आंसर कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने ये बताना था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये था पहला पार्ट फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बताना था। ठीक है, अच्छा बच्चों इसी का दूसरा पार्ट फिर ये होगा कि आप ये बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो या मिनिमम कब होगी। उसके लिए जो हम ये करते हैं कि अगर हम इस एरिया को इस तरह से प्लेस करें, लेट्स से उस सिचुएशन में हमारे पास ये एक्स एक्सिस और लेट्स से ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो हम ये करते हैं कि दिस इज़ एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर बच्चों एक एरिया जो है उसको इस तरह से प्लेस करें कि वो एरिया जो है लेट्स से बच्चों इस तरह से है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। प्रॉब्लम तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो एरिया वेक्टर है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, राइट। दिस इज़ वेक्टर ए और दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो जो इसमें आप जो है वो मिनिमम फ्लक्स बताना है आपने। ये मिनिमम फ्लक्स का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है ना, मिनिमम फ्लक्स मींस व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू सम एरिया, राइट। तो इस केस में जो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल, राइट। व्हेन द एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल। ठीक है ना, एरिया जो है वो किस तरह से है, पैरेलल है, एरिया इसके साथ पैरेलल है। या जो आप ये भी कह सकते हैं व्हेन द एरिया वेक्टर इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, राइट। अब इस केस में जो एरिया वेक्टर है दैट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, और फिर उसमें जो आप क्या लिख सकते हैं कि फाई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू बी डॉट ए, और जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ इक्वल्स बी ए कोसाइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है दैट इज़ 90 बिटवीन बी एंड ए। आप देख सकते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फाई बी है दैट इज़ इक्वल्स टू कोसाइन 90, और कोसाइन 90 जो है दैट इज़ ज़ीरो, सो फ्लक्स मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो उसने कहा था ये बताएं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो
तो किसी भी एरिया को हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि उसका फ्लक्स मैक्सिमम हो, और किस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि उसका जो फ्लक्स है वो मिनिमम हो। तो इसका आंसर बच्चों आपके सामने है। ठीक होगी बात। तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और उसका डिटेल्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? बच्चों ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें जो है इसकी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। राइट, ये हमने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर के शुरू से ही हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो की वजह से जो है वो बन जाता है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि जो करंट होता है वो बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना, वी नो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज़ अ करंट। अब ये जो कंडक्टर है इसमें अगर करंट फ्लो हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस है। राइट, अब जो चार्जेस के फ्लो की वजह से अगर हम कहें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये चार्जेस के फ्लो की वजह से बना है तो ये बात ठीक है। ये कहना कि कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट के फ्लो की वजह से बना है या यूं कहना कि कोई मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के फ्लो की वजह से बना है, तो बात तो एक ही है, क्योंकि करंट को ही हम फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से बनता है। अगर बच्चों फ़र्ज़ करें कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, दे आर एट रेस्ट ड्यू टू सम रीजंस, ये चार्जेस हैं और ये चार्जेस जो है वो स्टेशनरी हैं। राइट, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स कि इस कंडक्टर में चार्जेस जो हैं वो मूविंग चार्जेस हैं, और फ़र्ज़ करें कि इस कंडक्टर के अंदर ये स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो बच्चों बताएं फिर इन दोनों के जो फील्ड है उसमें क्या फ़र्क है, या दोनों के फील्ड के बारे में आप उसमें डिस्कस करें कि क्या हो सकता है। अब जो आप देखें कि उसने इस क्वेश्चन में एम्पियर्स लॉ का भी रेफरेंस दिया है कि जब किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उस मैग्नेटिक फील्ड बी को हम एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ जो है वो क्या है हमारे पास, हम जानते हैं कि जो बी है उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है ना, इसमें म्यू नॉट और 2 पाई कांस्टेंट है, आई करंट और आर जो है ये रेडियस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो फर्स्ट केस में तो करंट है, व्हेन करंट इज़ नॉट ज़ीरो, व्हेन आई इज़ नॉट ज़ीरो, जब करंट ज़ीरो नहीं है, करंट है, तो देन मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, तो बी जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि आई क्या है और आर क्या है, तो हम इस फार्मूले से बी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, और बच्चों दूसरा केस फिर ये है कि व्हेन आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इस केस में व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी वी कैन से द करंट इन द कंडक्टर इज़ ज़ीरो बिकॉज देर इज़ नो मोशन ऑफ चार्जेस, flow of charges is called current, there is no flow of charge, there is no current. So when I is equal to 0 means stationary charges, तो then बच्चों फिर जो B होगा that must be 0, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक I की जगह अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो फिर बच्चों हमारे पास I 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो उस केस में फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0। सो मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट when there are charges moving through a conductor. If charges are not moving through a conductor, then there is no magnetic field. In that case, जो ये भी आपने याद रखना है, in that case there is only one field and that is electric field, right? There is only one field that is electric field. ठीक है, ये भी जो आपने याद रखना है कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं
तो उस वक्त उन चार्जेस के अराउंड जो फील्ड होता है दैट इज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो दैट वाज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट आप लोग देखें। अच्छा बच्चों, जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I if the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same। और इसका दूसरा पार्ट ये है कि number of turns is double but the length remains the same। तो बच्चों ये बताइए कि किसी सोलिनॉइड में उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगी या उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अफेक्ट होगा अगर उसमें कुछ चेंजेस कर दी जाएं। तो ये बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज़ 14.3। अब जो सोलिनॉइड है, आपको याद है कि सोलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली वोन्ड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास एक सोलिनॉइड है और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसी कंडक्टिंग वायर को लेकर हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और उस सोलिनॉइड में से करंट पास करें, तो बच्चों सोलिनॉइड में करंट पास करने की वजह से उस सोलिनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। बच्चों अब इस सोलिनॉइड में जो है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है B, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है, आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता तो है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ नेग्लिजिबल। ये भी नेग्लिजिबल और इस तरफ भी नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है ना, इनसाइड जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और बच्चों वो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम लिखते हैं B = μ0 Ni। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये जो स्मॉल n होता है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं B = μ0 N/L टाइम्स I। ठीक है ना, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, L इज़ लेंथ। अब देखिए मुझे यहाँ पर उसने दो केस बनाए हैं। पहला केस उसने ये कहा है कि लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज़ डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ सेम। उसने कहा क्या चेंज आएगी गिवन, तो उसने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, वो तो वही हैं, और लेंथ जो है वो उसकी डबल हो गई है। मतलब इसका बच्चों ये है कि फ़र्ज़ करें कि इस सोलिनॉइड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स हैं इसके, जो मैंने ऐसी रैंडम ड्राइंग की है। इसमें बच्चों 7 टर्न्स हैं। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स 7 ही रहें लेकिन इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो यहाँ से डबल हो जाए, मतलब इसकी जितनी भी लेंथ है L, लेट्स से इट हैज़ लेंथ L और इसकी L लेंथ में 7 नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, तो रहे 7 नंबर ऑफ़ टर्न्स, लेकिन बच्चों इसकी जो लेंथ है वो L से 2L हो जाए, यानी इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें ऐसे। ठीक है, एक्सटेंड कर दें इसको तो लेंथ इसकी डबल हो जाए। तो उस केस में फिर इस सोलिनॉइड में से अगर उतना ही करंट पास करवाया जाए जितना अब पास कर रहा है, तो बताएं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगी। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, राइट, कम हो जाएगा। उसको मैथमेटिकली हम उसका आंसर दे सकते हैं, दैट इज़ नाउ B प्राइम द न्यू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ इक्वल्स μ0, n की जगह n रहने दें और L की जगह आप लोग जो है वो 2L कर दें। ठीक है ना, L को 2L कर दें, चेंज कर दें, नंबर ऑफ़ टर्न सेम, लेंथ इज़ डबल। तो उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा μ0 N/L into I which is again B। So B prime means the new magnetic field with double length will become half of the original magnetic field strength। ठीक है, उसकी हाफ हो जाएगी स्ट्रेंथ। ये बच्चों इसका था पार्ट A कि अगर लेंथ डबल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट विल बिकम हाफ। तो याद रखें बच्चों ये एक MCQ भी है। ठीक है,
एमसीक्यू ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, अगर लेंथ डबल हो जाए और नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहें। दूसरा इसी में उसने कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएं, इफ़ n बिकम्स 2n एंड द लेंथ रिमेन्स l द सेम। इसका मतलब जो ये है कि ये देखिए 7 नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो मेरी इस ड्राइंग में बने हैं और इसकी लेंथ कितनी है l, यानी l लेंथ के अंदर 7 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये 7 की बजाय 7 की बजाय 14 हो जाए, बिल्कुल ठीक, 7 की बजाय 14 नंबर ऑफ टर्न्स हो, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो वही रहे, इतनी ही रहे, तो फिर उस 14 नंबर ऑफ टर्न्स के बनने की वजह से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ B प्राइम इज़ नाउ म्यू नॉट n हैज़ बिकम 2n एंड लेंथ इज स्टिल सेम दैट इज़ इनटू I। अब यहाँ पे बच्चों B प्राइम इक्वल्स टू ये जो 2 है, यहाँ पर जो 2 आया है इस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास म्यू नॉट n ओवर l इंटू I। तो यहाँ पर B प्राइम जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ B। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि सेकंड केस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट विल बिकम डबल, ठीक है। अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए और उसकी लेंथ वही रहे तो बच्चों उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो पहले से डबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एट ए गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इन रीजन where there is a magnetic field in the negative z direction. What is the direction of magnetic force? तो इसमें जो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कुछ थोड़ी सी रैंडम ड्राइंग में बना लेता हूँ। देखिए बच्चों, फर्स्ट करें कि हमारे पास ये है x एक्सिस डायरेक्शन और बच्चों लेट्स से दिस एक्सिस इज़ y एक्सिस, ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए। और बच्चों लेट्स से कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आपको पता है z एक्सिस इस तरफ को लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। अब उसको ड्रॉ करूँगा तो फिर इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा ये बाहर की तरफ, राइट, दिस इज़ आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज़ z एक्सिस, ठीक है। अब जो वो कहता है क्वेश्चन उसका ये है कि एक प्रोटॉन है विच मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है along x एक्सिस। फर्स्ट करें बच्चों, दिस इज़ प्रोटॉन, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस प्रोटॉन इज़ मूविंग along x एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन है। और बच्चों यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ along नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ज़रा आपने नोट करना है कि B जो है दैट इज़ along नेगेटिव z एक्सिस। अब जो आपने नेगेटिव z एक्सिस किस तरफ लिया हुआ है, z एक्सिस आपने लिया हुआ है आउट ऑफ द प्लेन, तो इसका मतलब नेगेटिव z एक्सिस फिर किधर होगा, इनटू द प्लेन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इनटू द प्लेन, राइट। और इनटू द प्लेन शो करने के लिए आपको पता है हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि सिचुएशन ये है कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। अब जो बताएं कि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी B, राइट, FB, मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को बनेगी। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो इसका रिलेशन है वो हमारे पास बच्चों इस तरह से बनता है, ये आपको भी याद आएगा कि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स होती है, जो मैग्नेटिक फ़ोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q टाइम्स V क्रॉस B। याद आया जी आपको, मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वो वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। अब इसमें बच्चों ये जो Q है दैट इज़ प्रोटॉन मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस, V जो है ये उसकी वेलोसिटी है अलॉन्ग इट्स मोशन विच इज़ अलॉन्ग x एक्सिस, और ये जो V है दैट इज़ अलॉन्ग x एक्सिस, राइट, जहाँ वो एंटर हुआ, लेकिन ये चेंज हो जाएगी अभी। और B जो है दैट इज़ अलॉन्ग नेगेटिव Z एक्सिस।
तो बच्चों यहाँ पे आप लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वी विल यूज़ राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उसमें बच्चों एक तो राइट हैंड जो कन्वेंशनल रूल है कि रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल यूज़ करें, ठीक है। वो एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल क्या था? वो जो एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल ये है कि आपका जो हाथ है, राइट हैंड है, इसको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन, राइट, और जो फिंगर्स हैं दैट विल पॉइंट और शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि मेरा जो राइट हैंड है उसमें जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो मेरी फिंगर्स हैं वो पॉइंट कर रही हैं अलोंग द नेगेटिव जी डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरी जो पाम है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पाम रूल जो है, कन्वेंशनल रूल जो है जो हमने बनाया था इसके लिए, मैंने कहा था तमाम रूल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होते हैं, तो उसके मुताबिक अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स वो होती अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी मस्ट बी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो इस तरफ को जो फोर्स है वो लगेगी। अब जो यही क्वेश्चन में अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो याद रखें, अगर ये प्रोटॉन की बजाय अगर इस क्वेश्चन को वो रिपीट कर देता और इलेक्ट्रॉन लिख देता है जस्ट, तो बच्चों याद रखें फिर उस वक्त इलेक्ट्रॉन के केस में यही मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगेगी। तो यहाँ पर फिलहाल बच्चों अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसका जो आंसर होगा दैट विल बी एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इज़ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये बच्चों याद रखें, इसका आंसर होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट करेगी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया बात? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको रेस कर लेते हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके जो आंसर्स हैं वो मैं पीडीएफ में इसके जो मतलब आंसर्स बनेंगे उनको मैं लिख कर एक जगह या एक बुक है जहाँ से मुझे अच्छे लगते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वहाँ से मैं इसको कॉपी लेके इसकी एक मतलब इसको स्कैन करके पीडीएफ इसकी मैं फिर वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है बच्चों, तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट पे बताता हूँ। तो चलते हैं बच्चों, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.5। इसकी बच्चों स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? देखें बच्चों, उसने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका हमें नहीं पता। बस हमने ये किया कि हमें किसी ने कहा कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो यही तो चेक करना है कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या दोनों ओपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो ऐसा करने के लिए आप उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, एक बच्चों ये चार्ज है दैट इज़ Q1, लेट्स से एक ये चार्ज है दैट इज़ Q2। Q1 और Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल्स को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया। अब जो जब इस इन चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर, ठीक है, अब ये भी याद रखें यहाँ वर्ड क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, और पैरेलल पे मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होती है, 0 होती है। अब जो उसने खुद ही कह दिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गए तो दे बोथ डिफ्लेक्टेड इन ओपोजिट डायरेक्शन, है राइट। लेट्स से कि एक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया और एक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। कहता आप इस चीज़ को देखकर ये बता सकते हैं कि आप वो चार्जेस जो हैं वो दोनों मतलब पॉजिटिव हैं, वो दोनों चार्जेस जो हैं वो दोनों नेगेटिव हैं या ऑपोजिट है, आप यहाँ से ये चीज़ गैस कर सकते हैं। तो यस, हम ये चीज़ गैस कर सकते हैं इसको
अब जो देखें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वी नो दैट, अभी मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ Q टाइम्स V क्रॉस B। अब जो यहाँ पे इसमें अगर हम एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल यूज़ करें, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल यूज़ करें, तो उस रूल के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि लेट्स से Q1 है, तो Q1 को अगर मैं इसकी मोशन के अलोंग थंब रखूं और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखूं, तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसने राइट हैंड रूल को ओबे किया है, राइट। और इसके मुताबिक अगर इसी राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए इसके, यानी अपवर्ड की भी है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये फिर एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल एक्सप्लेन्स द चार्ज विच मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड विच मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। या यूँ कह लें कि अपवर्ड डाउनवर्ड ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है कि जिसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो और वो राइट को चला जाए और एक लेफ़्ट को चला जाए, ठीक है ना। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की जो नाम है ये तो इस सिचुएशन के मुताबिक बने जो मैंने आपके सामने रखे। यही दोनों चार्ज पार्टिकल अगर नीचे से यूँ आ रहे होते तो फिर एक जो है वो मुड़ जाता लेफ़्ट को और दूसरा मुड़ जाता राइट। बहरहाल इसके लिए जो मुनासिब वर्ड है वो यही है कि हम ये कहें कि बोथ चार्जेस डिफ्लेक्टेड और टर्न्ड इन ओपोजिट डायरेक्शन। तो ओपोजिट डायरेक्शन में जब भी दो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टर्न हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, तो बच्चों याद रखिए कि ये इस बात की निशानी है कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो ओपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ये एक MCQ के तौर पे भी आपने याद रखना है कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ दैट चार्जेस? तो दैट चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, वन इज़ पॉजिटिव द अदर वन इज़ नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं यहाँ पे जो है इसका आंसर दे देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा लिखने वाला नहीं है। अच्छा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सपोज अ चार्ज Q इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V, वाई इज़ देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज। नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये बच्चों इसका की पॉइंट है, नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ये बच्चों जब हमने लॉरेंट्ज़ फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने E/m वाला, उसमें जो मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लूँ, तो जब जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, राइट। वो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब लेट्स से बच्चों यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो हमने प्रोजेक्ट किया, तो जब वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो उसको बेंड कर देगी। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का एक छोटा सा पार्ट भी था जो मुझसे मिस हुआ है, वो बच्चों यही था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्सेस तो यूँ लगती हैं। वो ये था कि क्या ये कंटिन्यूस अपनी मोशन को स्ट्रेट रखता है, तो कंटिन्यूसली स्ट्रेट मोशन तो ये अपनी नहीं रख सकता, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये बेंड हो जाता है, तो कंटिन्यूस स्ट्रेट मोशन इसकी नहीं रहेगी। यही बात यहाँ भी है कि जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो लेट्स से जो ये यहाँ पर आया तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड फिर इनवर्ड। तो एक्चुअली ये होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है और उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी याद रखें बच्चों कि किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड,
उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की, लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड मैं इस तरफ शो कर दूं, लेट्स से थोड़ी सी इसकी फिगर के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड शो कर दूं, वेलोसिटी इस तरफ शो कर दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, लेट्स से। तो बच्चों ये जो तीनों होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो वेलोसिटी जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू d/t। तो जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब जो आपको पता है जो वर्क डन है फिज़िक्स में, जो हम कहते हैं वर्क और वर्क डन, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू F.d। अब यहाँ पर F.d कोसाइन थीटा आ जाएगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, विच मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर कोसाइन 90 और कोसाइन 90 क्या होगा? 0। तो यहाँ पर जो वर्क है वो किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो ये वर्क किसका हमने कैलकुलेट किया? मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क होता है ये जो हमेशा 0 होता है, ये आपने याद रखना है। और उसकी वजह जो है वो ये कि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चों अब 7 पे चलते हैं। तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 7 शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आप लोग देखें, इसमें जो स्टेटमेंट में है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज़ 0। इसमें जो ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी जगह पे स्ट्रेट मूव कर रहा है तो क्या यहाँ इसके स्ट्रेट मूव करने से क्या ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि इस चार्ज पार्टिकल के इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेट्स से बच्चों ये एक चार्ज पार्टिकल है +q और ये स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से किसी ने इस चार्ज पार्टिकल को देखा कि ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करते हुए देखकर कुछ कंक्लूड करना है, राइट। क्या ये कंक्लूड कर लेना ठीक है, राइट। कंक्लूजन निकालना, मतलब इसका कंक्लूजन निकाल लें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है या फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। ये एक क्वेश्चन कि हम क्या इसमें कंक्लूड करें कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो बच्चों मतलब अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये भी गलत है, राइट। और मतलब ये कहे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये भी गलत है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि इसको जो हम इस तरह से कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगती है दैट इज़ Q टाइम्स V क्रॉस B जो है ये जो इस फार्मूले से, तो इस मैग्नेटिक फोर्स का जो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो QVB साइन थीटा। अगर बच्चों यहाँ पे लेट्स से कि थीटा को 0 चूज़ कर लिया जाए तो जो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट होगी दैट विल बी QVB साइन 0 एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी 0। अब आप देखें कि इस सिचुएशन के मुताबिक चार्ज Q भी है, इस सिचुएशन के मुताबिक चार्ज Q की स्पीड V वेलोसिटी V भी है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B भी मौजूद है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा हुआ कि सिचुएशन ये बनी कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 हो गया, राइट। आप देख सकते हैं थीटा 0 होने से ये हुआ कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अब इसके ऊपर अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी यानी FB अगर 0 हो जाएगा तो इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, राइट। क्योंकि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 ना हो और वो लग रही हो तो फिर स्ट्रेट पाथ नहीं बनता, ठीक है। ये देखें इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगी थी तो ये स्ट्रेट पाथ नहीं बना, ये बैंड हो गया। इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगी, ये बैंड हो गया। अगर मैग्नेटिक फोर्स ना लगती तो फिर ये स्ट्रेट जाते। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गई तो अब वो क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया। अब वो किसी भी डायरेक्शन में बैंड नहीं हुआ। अब यहाँ पर
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और नहीं भी हो, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, राइट, अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ज़ीरो नहीं है, तो उस केस में अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तब उसकी फोर्स ज़ीरो होगी, राइट। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन, कि यस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ज़ीरो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो भी सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं भी हो सकता। इस बारे में यकीन के साथ ये कहना कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन उसका ये था कि क्या हम यकीन के साथ कह दें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो हम कॉन्फिडेंट होकर कह दें कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है? नहीं, ऐसे नहीं हम कह सकते। पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये केस बना जिसमें थीटा ज़ीरो है, तो तब भी मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगी और वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑलराइट। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। उसकी स्टेटमेंट देखें। Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर हम किसी टीवी स्क्रीन के पास एक मैग्नेट लेके आते हैं तो उसकी स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाती है। याद रखें बच्चों, ये वो टीवी की बात है जो पुराने टीवी होते थे। आज के दिन के हिसाब से पुराने टीवी वो बच्चों होते थे इस सेंस में कि आज तो एलईडी टीवीज़ हैं, उनकी तो टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। तो पुराने टीवी जो है उनमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी, राइट। तो वो बड़े बड़े से टीवी होते थे, उनके पीछे बड़ा सा ऐसे एक एरिया होता था। अगर शायद आपने अभी भी कभी कहीं देख सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हुए, कहीं रैंडम शायद पड़े हों, तो स्क्रीन के पीछे वाला जो एरिया उनका होता था वो खासा मतलब बड़ा होता था और उसके अंदर एक्चुअली एक CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ होती थी। तो उस टीवी की बात हो रही है, ये बात आपने याद रखना है। तो जो ये एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाला हमने टॉपिक जो है ये पढ़ा था। ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जो उस टीवी के अंदर लगी हुई, और जो उस टीवी की स्क्रीन है और इस स्क्रीन के सामने जो है ये आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोग स्क्रीन के सामने बैठे टीवी देख रहे हैं, ऑलराइट। तो ये जो उस टीवी की स्क्रीन है बेसिकली, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी आपको मैंने CRO वाले टॉपिक में आप लोग जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करती है एट्सेट्रा। तो इसमें जो हमारे पास जो भी यहाँ पे प्लेट्स होंगी, अच्छा जो इसमें होता ये है बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है, कैथोड रेज यूज़ होती हैं बेसिकली। इसके अंदर कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उस इलेक्ट्रॉन बीम की जो मूवमेंट होती है स्क्रीन के ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन बीम की मूवमेंट से जो है वो पिक्चर बनती है स्क्रीन के ऊपर, राइट। अब अगर कोई किसी एक मैग्नेट ले आता है, राइट, किसी ने एक मैग्नेट जो है वो इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या इस टीवी के पास, ओवरऑल तो ये टीवी है, टीवी के अंदर बेसिकली ये CRO लगी हुई है। अगर कोई किसी मैग्नेट को इस टीवी के पास ले आता है तो बच्चों आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता है तो वो अपनी स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाता है। अभी भी ये बनी हुई है यहाँ पे डायग्राम, मैंने नहीं इसको जानबूझ के मिटाया था कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो बेंड हो जाएगा। अब जो होता ये है कि जब किसी मैग्नेट को हम उस टीवी की स्क्रीन के पास लाते थे तो, या लाया जाए उसको, तो उस मैग्नेट को पास लाने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब वो एक्चुअली इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि जिसमें ये वाला फार्मूला FB = V क्रॉस B उन पर एक्ट हो जाता है। इसमें Q जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, V जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, और B जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस मैग्नेट के करीब आने की वजह से पैदा होगा। तो बच्चों इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर एक्ट करेगी, और इस इलेक्ट्रॉन बीम की वजह, फोर्स एक्ट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम होगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे फॉल करने की बजाय कहीं और पोजीशन के ऊपर फॉल करेगा, राइट। लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन बीम था, उसने जाकर यहाँ पर स्पॉट बनाना था, यहाँ पर उसने जाके फॉल करना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखा तो अब उस इलेक्ट्रॉन का जो है वो पाथ चेंज हो गया, और वो जो है वो अपने पाथ से चेंज हो गया और वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक हो गया।
अब जो पिक्चर यहाँ पे फॉल होने से बननी थी टीवी की स्क्रीन के ऊपर, वो अब यहाँ फॉल होने से सही नहीं बनेगी। तो एक्चुअली ये जो पिक्चर होगी जो इस टीवी स्क्रीन के ऊपर बनेगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डिस्टॉर्ट हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी, राइट। तो ये जो सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि हमने एक मैग्नेट को उसके पास लाए और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी डायरेक्शन को उन्होंने डिस्टॉर्ट कर ली है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ जाता है 14.9। 14.9 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.9। इसकी स्टेटमेंट बच्चों आप लोग देखें, इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate। ये क्वेश्चन बच्चों टॉपिक जो है जिस टॉपिक से लिया गया है वो है बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन आ करंट कैरिंग कॉइल। ये बच्चों इस टॉपिक यहाँ से लिया गया है। अब जो इस टॉपिक में हमने ये देखा था, लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ एंड लेट्स से दिस इज़ साउथ, और यहाँ पर हमने एक कॉइल जो है उसको प्लेस किया हुआ है। लेट्स से दिस इज़ वन कॉइल प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल में जब ये करंट पास करवाया जाता है तो जो होता ये है कि करंट पास करवाने की वजह से ये जो कॉइल होती है ये रोटेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तरफ उसके ऊपर फोर्स लगती है आउट ऑफ द प्लेन, राइट, लेट्स से दिस साइड, और एक तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगती है इनटू द प्लेन और ये रोटेट होना शुरू हो जाती है। अब जो रोटेट होते हुए इसमें जो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, दैट टॉर्क इज़ NIAB इंटू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो अल्फ़ा है, दिस अल्फ़ा इज़ एक्चुअली एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है that is from north to south, तो plane of the coil is parallel with the magnetic field। तो alpha is angle between plane of the coil and magnetic field। अब alpha different हो सकता है, ठीक है ना। अब अल्फ़ा जो है बच्चों वो 0 भी हो सकता है, अल्फ़ा जो है वो 90 भी हो सकता है, अल्फ़ा जो है वो 180 भी होगा, 360 भी होगा, अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। अब जो इस सिचुएशन में कि अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90, तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो आता है NIAB कोसाइन ऑफ 90, और कोसाइन ऑफ 90 का मतलब है कि द वैल्यू विल बी 0 एंड हैंस द टॉर्क मस्ट बी 0। यही उसने पूछा था कि ये बताएं कि इस करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से प्लेस करें कि इसके ऊपर जो टॉर्क है वो 0 हो, क्या मतलब ये टेंड टू रोटेट, कि ये जो लूप है इसके अंदर कोई रोटेशन पैदा ना हो, और वो रोटेशन तब ही पैदा नहीं होगी जब इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, टॉर्क 0 होगा। तो इन द सेंस वो ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट ना करे, या ये कह लें कि द लूप डू नॉट टेंड टू रोटेट, उसमें रोटेशन का जो अफेक्ट है वो ना आए, यानी कि टॉर्क 0 हो जाए। तो ऐसा कब होगा? ऐसा उस वक्त होगा जब अल्फ़ा 90 होगा, ठीक है बच्चों। अब जो अल्फ़ा 90 होगा तो इस सिचुएशन में इसका मतलब है अल्फ़ा 90 का मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उसको हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से बच्चों कि हमारे पास जो मैग्नेट है, हमारे पास जो मैग्नेट है वो इस तरह से है, राइट, दिस इज़ नॉर्थ, और दूसरा जो उसका एक दूसरा मैग्नेट हमने लिया है वो ऐसे है, राइट, इस साइड को, और ये साउथ है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो कॉइल है वो जो इस तरह से प्लेस होगी, या वो जो लूप है वो इस तरह से प्लेस होगा कि इसकी डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर जो कॉइल है लेट्स से ABCD, ये जो लूप है तो आप क्या कहेंगे? लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर,
loop is held perpendicular with B, that is theta is equal to alpha is equal to 90। तो इस केस में जो है वो कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आए कि इस पोजीशन पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता, टॉर्क ज़ीरो होता है, तो फिर ये कॉइल कैसे रोटेट करती रहती है। तो बच्चों उसमें ये है कि जब ये कॉइल इस पोजीशन में होती है लूप, तो इस पोजीशन में इतना टॉर्क एक्ट करता है कि ये कॉइल रोटेट के इस तरह परपेंडिकुलर हो जाती है। अब ये परपेंडिकुलर पोजीशन से आगे जो इसकी मूवमेंट है दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, द लूप, ये आप लाइन लिख लें, द लूप कीप्स ऑन मूविंग, द लूप कीप्स ऑन रोटेटिंग, द लूप कीप्स ऑन रोटेटिंग ड्यू टू इनर्शिया। ये वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे। द लूप कीप ऑन रोटेटिंग ड्यू टू इनर्शिया। ऑलराइट, ठीक होगी बात बच्चों। ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं नंबर 10 पे। हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कहता है कि एक करंट लूप की मदद से किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड के होने या ना होने को किस तरह से चेक किया जा सकता है। अब जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक करंट लूप है तो लेट्स से कि इसको राउंड बना लेते हैं। राइट, दिस इज़ अ करंट लूप। इस बच्चों करंट लूप के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। अब जो ये हमारे पास एक रीजन है, राइट, इस रीजन में ये जो हमारे पास है, हमने देखना है कि क्या इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो उसको फिर इस लूप की मदद से कैसे मालूम किया जा सकता है। तो बच्चों उसमें फिर ये होगा कि वी विल प्लेस दिस लूप एट डिफरेंट एंगल्स। इसी जगह पर आप जिस जगह पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करना है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो प्लेस द लूप एट डिफरेंट एंगल्स, प्लेस द लूप एट डिफरेंट एंगल्स इन द रीजन। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर आप वेट करें कि टॉर्क इज इक्वल टू NI/AB कोसाइन अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा है, नाउ दैट अल्फ़ा मस्ट बी डिफरेंट, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सो ऑन, बहुत सारे एंगल्स के ऊपर आप इसको प्लेस करें, डिफरेंट पोजीशंस पर आप इसको प्लेस करें। तो इफ़ द लूप एक्सपीरियंस सम टॉर्क, if the loop experience some torque, this is an indication there is a magnetic field exist। ठीक होगी ना बात बच्चों। अभी हमने देखा कि जब किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख के करंट गुजारते हैं तो वो रोटेट करता है, और हर एंगल पर नहीं करता, 0 पे करता है और 90 पे नहीं करता। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस अल्फ़ा को चेंज करना पड़ेगा, कभी किसी एंगल पर, कभी किसी एंगल पर, कभी किसी पोजीशन पर, किसी पोजीशन पर। और जब अगर ये इसने किसी भी पोजीशन पर और किसी भी एंगल पर कोई टॉर्क एक्सपीरियंस ना किया तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बाकी सारा कुछ तो है, करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं की। ठीक होगी बात बच्चों। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, ठीक है बच्चों, चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये है, हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। किसी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। देखिए बच्चों, उसमें ये है कि अगर हमारे पास ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। अब जो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और उसकी मदद से हमने आइसोटोप्स को सेपरेट करना हो, तो आइसोटोप्स बच्चों क्या होते हैं, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका चार्ज सेम हो और उनका जो मैस है वो डिफरेंट हो। ठीक है, या यूँ कह लें कि फ़िज़िक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका चार्ज सेम है और उनका मैस
डिफरेंट है। ठीक है, यही होगी ना बात। आइसोटोप्स में बच्चों क्या होगा, चार्ज सेम और उनका जो मैस है वो बच्चों क्या होगा, उनका मैस डिफरेंट होगा। अब ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बच्चों हमारे पास कुछ एटम्स हैं और ये आइसोटोप्स हैं। मीन्स इन सब का, अब ये समझें कि ये पार्टिकल्स हैं और इन सब का चार्ज सेम है और इन सब का मैस डिफरेंट है। अब जब हम इनको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजेंगे और इन सब की वेलोसिटी को सेम रखेंगे, राइट, तो जब ये सारे पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होंगे तो वी नो दैट कि इनके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है ना, और वो फोर्स क्या होती है, एफ बी, दैट इज इक्वल्स क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। अब जो इसमें इस के मुताबिक सबके ऊपर फोर्स सेम लगेगी। ऑल द एटम्स या पार्टिकल्स जो भी कह लें विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स। क्यों? क्योंकि उनका चार्ज सेम है, बिकॉज ऑफ द चार्ज इज सेम। क्योंकि सबका चार्ज सेम है तो फोर्स किसकी वजह से लगती है, क्यू की वजह से। अगर क्यू सेम हो, वी सेम हो, बी सेम हो तो सबके ऊपर जो फोर्स है वो सेम लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सब के ऊपर सेम लगेगी, राइट। और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब जब इनके ऊपर फोर्स सेम लगेगी तो दे विल बेंड इनटू सर्कुलर पाथ। हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सो हम ये कहेंगे कि क्यू वी बी इक्वल्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर एक वी कैंसिल कर दें, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या बचा, क्यू बी इक्वल्स एम वी ओवर आर। तो यहाँ से बच्चों अगर आर हम निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी। अब देखें बच्चों इस इक्वेशन के मुताबिक आर का और एम का रिलेशन हम बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ कि आर इज़ इक्वल टू वी ओवर क्यू बी टाइम्स एम। अब यहाँ वी क्यू और बी तो सेम है, सबकी स्पीड सेम है, सबका चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो R इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स M, या फिर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो मैं क्या लिखता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ is directly proportional to the mass m। ठीक है जी बच्चों, जितना जिसका मैस ज़्यादा उसका रेडियस उतना ज़्यादा। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होंगे, और यही बच्चों एक निशानी है कि ये सारे आइसोटोप्स हैं। समझ आ गई बच्चों बात की, आइसोटोप्स की यही निशानी है कि जिनका मैस डिफरेंट होगा उनका जो डिफ्लेक्शन होगी या उनका जो सर्कुलर पाथ होगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा। और इसी से हम देख लेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल से डिफरेंट है। चार्ज में डिफरेंट नहीं होगा, मैस में डिफरेंट होगा। समझ आ गई बच्चों, चार्ज सेम है, मैस डिफरेंट है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये आइसोटोप है। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई। चलें जी आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों कि व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज़ मैक्सिमम इज़ मिनिमम। देखिए बच्चों, इसको मैं आपको इसी शॉर्ट क्वेश्चन से बता देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कहता किस पोजीशन में ये कॉइल होगी
तो इस कॉइल पे जो टॉर्क एक्ट करेगा वो मैक्सिमम होगा, और किस पोजीशन पर ये कॉइल या लूप होगा तो इस पर जो टॉर्क होगा वो मिनिमम होगा। तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला लिखा हुआ है, टॉर्क इक्वल्स NIAB कोसाइन अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इज़ 90, राइट। इस सिचुएशन में जब ये अल्फ़ा 90 है और कॉइल मैक्सिमम परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। और दूसरा जो ये लिख सकते हैं आप कि इफ़ टॉर्क इज़ NIAB कोसाइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा को अगर हम ज़ीरो ले लें इस पोजीशन में जहाँ आपको नज़र आ रही है, तो जो NIAB कोसाइन ज़ीरो इज़ 1, सो इन दैट पोजीशन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो दैट इज़ मैक्सिमम व्हेन अल्फ़ा इज़ 0, दैट इज़ मिनिमम व्हेन अल्फ़ा इज़ 90, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 था वो हमने यहीं से कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके जी, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है बच्चों, नो प्रॉब्लम, शॉर्ट क्वेश्चन सारे एक ही लेक्चर में कवर करने हैं। तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें कहता है 14.13, इसमें बच्चों कहता है कि ये बताइए कि अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस, व्हाट हैपन्स इफ डायरेक्ट करंट इज पासिस, व्हाट हैपन्स इफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासिस। देखिए बच्चों, ये भी इसी से रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड, कि फ़र्ज़ करें बच्चों हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हमने इस तरह का एक मैग्नेट है, राइट, दैट हैज़ नॉर्थ साइड, और इस तरह बच्चों हमारे पास जो है एक दूसरा इसका एंड है, दूसरी साइड है इसकी जहाँ साउथ हमने प्रोवाइड करना है, और वहाँ से फिर बच्चों इसमें हमारे पास ये यहाँ से जो है वो साउथ है, राइट, दिस एंड इज साउथ। अब यहाँ पर एक लूप रखा गया है, और इस लूप के अंदर इस लूप की जो डायरेक्शन है वो इन पोल फेसिस के साथ, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं इनके जो फेसिस हैं इनके साथ पैरेलल है, ठीक है। यानी इस तरह से मैं बनाऊं कि आपको देखने में भी लगे कि ये इस सिचुएशन में है, ठीक है बच्चों। तो ये लूप जो है वो इस मैग्नेटिक फेसिस के साथ पैरेलल है, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ इस तरह से बनेगा, राइट। अब जो इस तरह का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा 90, राइट। लूप इज़ परपेंडिकुलर, आप ये कह सकते हैं लूप इज़ परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर विद बी। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमने देखा हुआ है कि जो टॉर्क होता है दैट इज़ NIAB कोसाइन अल्फ़ा, तो उस केस में जो टॉर्क होता है NIAB कोसाइन 90 वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस लूप में अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट फ़्लो करवाएं या आप डायरेक्ट करंट फ़्लो करवाएं तो बच्चों इस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो I है आइदर इट इज़ AC और इट इज़ DC, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा 90 है तो इसका जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा, ठीक है बच्चों। ये बात आपने याद रखनी है कि इस कॉइल का जो प्लेन है, इस कॉइल का जो प्लेन है वो पोल फेसिस के साथ पैरेलल है, ये पॉइंट याद रखना है, पोल फेसिस के साथ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके जी, तो उसके बाद बच्चों हम पहुँचे हैं नंबर 14 पे, और 14 जो है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन 14.14 वो ये है कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। एक एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होती है, क्यों? देखिए बच्चों, एन एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़, एन एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़। अब देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, राइट, और यहाँ पर हमने एक एमीटर जोड़ा है और ये हमने एक बैटरी इसमें प्रोवाइड की है। इसकी रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए? अब देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें कि अभी ये एमीटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये एमीटर लेट से नहीं है। इस बैटरी की टोटल पोटेंशियल या वोल्टेज कितनी है V, और इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R। फ़र्ज़ करें बच्चों ये बैटरी जो है ये 10 वोल्ट की है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड करें कि इसके अंदर करंट कितना है,
तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल्स V/R हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आप कहेंगे जी सर V जो है वो 10 है और R जो है वो कितना है 5, इट मीन्स के करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है जी, तो कितना करंट है इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा आप इस चीज़ को, R जो है ये 5। अब जो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लगा दिया एक एमीटर, राइट। अब जो एमीटर है मतलब फ़र्ज़ करें कि इस एमीटर की भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है ना। लेट्स से कि इस एमीटर की जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम है, राइट, बहुत थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस सर्किट में बताएं करंट कितना है, तो बच्चों आप कहेंगे I इज़ इक्वल टू V/R। अब V कितना है, दैट इज़ 10, और R कितना है, दैट इज़ 6। तो ये कितना करंट बन गया, दैट इज़ 1.8 एम्पियर समथिंग हो गया ना। ऐसे 10/6 अगर इसको अगर हम इस पे डिवाइड करें तो 1.6 समथिंग, राइट। लेट्स से ये जस्ट एक रैंडम नंबर 1.6 एम्पियर। तो अब देखें बच्चों, इस केस में जब ये एमीटर नहीं लगाया था तो करंट कितना था 2 एम्पियर। अब हम एमीटर लगाया है तो करंट कितना है 1.6। एमीटर क्या कहेगा 1.6, जबकि इस सर्किट में करंट कितना है 2 एम्पियर। प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसका मतलब है कि इस एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए। एन एमीटर शुड ऑलवेज हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। एन आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। एन आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्यों, अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों इस एग्जांपल से जो मैंने आपको दी है। फ़र्ज़ करें बच्चों इस एमीटर की जो यहाँ हमने लगाया है इसकी रेजिस्टेंस 0 ओम है, तो कितना करंट शो करेगा V/R, यानी 10 ओवर ये 5 + 0 5 10 ओवर 5 2 एम्पियर वही आएगा जो एक्चुअली सर्किट के अंदर करंट है। तो समझ गए ना बात को। चूँकि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चों इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, और एक आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 0 होनी चाहिए। बात समझ आ गई आपको। तो क्वेश्चन था कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, बिकॉज इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इट डिक्रीजेज द करंट एंड इट मेजर्स द रॉन्ग करंट। ठीक है, तो ये सही करंट की कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो इसी तरह से बच्चों हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पर, और बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ नंबर 15, और वो है कि वाई द रेजिस्टेंस why the voltmeter should have a very high resistance. A voltmeter is always used in parallel. A voltmeter is always used in parallel in a circuit. किसी भी सर्किट में जब वोल्टमीटर को यूज़ करते हैं तो बच्चों वो पैरेलल करते हैं। ठीक है, अब ये देखें एक रेजिस्टेंस है, अब ये देखें बच्चों ये एक रेजिस्टेंस है, और ये देखें ये एक बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये समझ में। अब जो फ़र्ज़ करें कि ये रेजिस्टर R1 है और ये रेजिस्टर R2 है। यहाँ पर बच्चों मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, और इस वोल्ट मीटर को यहाँ लगाकर मैंने ये मालूम करना है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही है ना। और अगर मैंने इस रेजिस्टर के क्रॉस करना है तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना होगा, फिर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा ये देखने के लिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, और अगर बैटरी का चेक करना हुआ तो फिर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा। अब जो आपको पता है गौर से देखिएगा, ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है इसमें बच्चों अगर आप देखें तो क्या ये रेजिस्टर R1 और वोल्ट मीटर दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टर जो है वो पैरेलल हों तो इन दोनों रेजिस्टर को अगर हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं लेट्स से, तो इस बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ये बात सही थी ना, दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद है ना आपको, वो हमने सीरीज़ इन पैरेलल पढ़ा था कि ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा रेजिस्टर है, और तीनों रेजिस्टर्स को आपने जो है वो कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। तो ये बात याद रखें कि अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, राइट। तो अगर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो
तो इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। और ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है या उसकी जो पोटेंशियल है या उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस कंपेरेबल इस R1 के बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, राइट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय R मस्ट बी इन्फिनिट, यानी इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस और R1 को अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों इसलिए कि जब इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी तो इसमें से बहुत थोड़ा करंट पास करेगा। आइडियली अगर मैं कहूँ तो वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, जिसका मतलब है कि सारा करंट जो है वो पास करेगा इस रेजिस्टर R1 में से। और जब I इंटू R1 करेंगे तो ये वोल्ट मीटर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल सर्किट में सेम होना चाहिए। तो फिर जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो यही होगा जो इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, फिर ही ऐसा होगा कि इसके अंदर जो करंट है वो ज़ीरो हो या कम हो तो सारा करंट जो है वो पास करेगा R1 में से। तो वोल्ट मीटर जो है दैट शुड ऑलवेज हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक होगी बात बच्चों। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल जो है वो कनेक्ट करते हैं सर्किट में यूज़ करने के लिए। तो ये बच्चों आज के हमारा लेक्चर, और आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के तमाम 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये एक साइट जो है वो आप नोट कर लें, ये मैंने रजिस्टर करवाई है nenaveed.com। यहाँ पर बच्चों मैं इसको नोट्स वगैरह को अपलोड किया करूँगा। तो nenaveed.com ये आपने नोट कर लेनी है। यहाँ पे मैं इसके नोट्स वगैरह अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस का बहुत अहम पार्ट है, ये आप लोगों को पता है, और चैप्टर 14 के स्पेशली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें। काफ़ी लेंथी लेक्चर था तो आप भी थक गए होंगे, तो इट्स ऑलराइट। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।